हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में, बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर। जब हम कमेंट पढ़ते हैं और हर वीडियो में आपसे मैं कहता हूं कि प्लीज़ आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट बच्चों का रहा है कि सर हम फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, हम केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, फर्स्ट नंबर पर ये डाउट रहता है। दूसरा डाउट ज़्यादातर बच्चों का रहता है कि सर हम तैयारी तो हो गई, रिवीजन कैसे करें। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की हमें तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक जो हैं हमसे बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट हम इस चीज़ पर बात करेंगे, फिर अपना टॉपिक जो आज का है वो है न्यूमेरिकल को लेकर, इसको हम कवरअप करेंगे। बच्चों, आपको पता है केमिस्ट्री में पेपर जो आता है वो 70 मार्क्स का आता है, और इस 70 मार्क्स में 70 नंबर हमें कैसे लाना है, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अब बच्चों, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। आपको पता है आपके पेपर में जो रिएक्शंस होती हैं जिनको अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी कि जो रिएक्शन आए ये भी आती हैं। अब रिएक्शन में कई टाइप की हो सकती हैं। नेम रिएक्शंस आती हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, समीकरणों को पूर्ण कीजिए, इस प्रकार की जो रिएक्शंस आती हैं। तो रिएक्शंस का एक अलग टाइप हो गया। दूसरा टाइप आता है बच्चों क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन आते हैं इनको हमें तैयार करना रहता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है वो रहता है बच्चों न्यूमेरिकल को लेकर, क्योंकि बच्चों ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है वो फिजिक्स में ज़्यादा करते हैं। अब उनको ये नहीं लगता है कि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आएंगे। तो हाँ बच्चों, आपको मैं बता दूं केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। बच्चों, फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल तो बोर्ड के पेपर में नहीं आते। केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में ओनली 3 चैप्टर्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। उसमें पहला चैप्टर है विलयन, दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, और तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। ये 3 चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। समझ गए। तो अगर हम एक एक करके तीनों चैप्टर को तैयार कर लें तो न्यूमेरिकल की जो टेंशन है वो हमसे कम हो जाएगी, और हम उनको इजीली से न्यूमेरिकल अगर बोर्ड के पेपर में आते हैं तो कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम न्यूमेरिकल को लेकर बात करेंगे, और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के। जो आपका बिलियन चैप्टर है, इस बिलियन चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे उनको आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे, सबसे जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है उनको डिस्कस करेंगे। वीवीआई इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये न्यूमेरिकल जो होने वाले हैं बच्चों आपके विलियन चैप्टर से होने वाले हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें वैद्युत रसायन को फिनिश कर देंगे, एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम जो रासायनिक बलगतिकी है इन दोनों चैप्टर को एक वीडियो में और फिनिश कर देंगे। अब मैं चाहता तो एक वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस बता देता, बट बच्चों आप बताओ, कोई चीज़ एक बार में पढ़ाई जाए और कोई चीज़ आपको बार बार 2 से 3 बार में पढ़ाई जाए तो उसमें ज़्यादा कंटेंट हम डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूँ और एकदम ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिले, ताकि आपको हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल का अच्छे से रिवीजन हो जाए। अब बच्चों में एक वीडियो में तीनों लाते तो सारे टॉपिक मुश्किल है कवर अप होना, लेकिन हम एक एक करके सभी वीडियो को डिस्कस करेंगे, और कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जहां से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में आ सके और आपको मैं ना पढ़ाऊं। सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो जहां से न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आए हैं और कहां से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इस सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान रखकर सारे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, पहला चैप्टर है जो हमारा विलियन है। विलियन के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में देखो, इसमें बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1 है जिसको न्यूमेरिकल नंबर 1 कह सकते हैं। क्या कह रहा है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है। कितने मिलीलीटर जल में घुला है? 200 मिलीलीटर जल में घुला है। विलियन की मोलरता की गणना करना है। यहाँ पर बच्चों विलियन की मोलरता निकालनी है। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको लिख देना है दिया गया है, यानी कि जो भी मान जो है वो हमें लिखने दिया गया है। क्या दिया गया समझो ध्यान से। इतने ग्राम यानी कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पर बच्चों आपको वेट दिया गया, यानी कि भार दिया गया। कितना दिया गया? 5.85 ग्राम। ठीक है। इतने ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है। यहाँ पर वॉल्यूम जो आयतन दिया गया वो 200 ml दिया गया। मिली का मतलब होता है ml। बिलियन में घुला है तो बिलियन की मोलरता की गणना करना है, यानी कि बच्चों जो मोलरिटी है वो आपको यहाँ पर विलियन की निकालनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। इतनी चीज़ हमें इस क्वेश्चन पेपर में दी गई हैं और हमसे पूछा गया है।
अब बच्चों हमें लिखना होता है यहां पर अणुभार, एम से लिखते हैं अणुभार। ये अणुभार हम सर किसका लें? इसमें दो चीजें हैं, देखो सोडियम क्लोराइड भी है और जल भी है। सर हम अणुभार किसका लें? बच्चे नहीं जानते, कंफ्यूज हो जाते हैं, रट लेते हैं, बट आज मैं आपको बताने वाला हूं। अणुभार बच्चों मैं उसका लेता हूं जो भी विलेय होता है, ये चीज याद रख लेना। अब आपको नहीं पता कौन विलेय कौन विलायक है, तो बच्चों जिसका मान कम होगा, जिसका मान कम होगा वो विलेय होगा। जैसे यहाँ पर 5.85 ग्राम है, इतने ग्राम जल में घुला है, क्यों इतने ग्राम जो है इतने ml जल में घुला है, तो ml इसका मान ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या विलेय है, और विलायक कौन है? ये विलायक है, इसमें घुला हुआ है। तो ऐसे ही आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। और कभी कभी आप जब मोल प्रभाज वगैरह निकालेंगे वहाँ पर और भी अच्छे से दिखाई देता है, वहाँ पर और भी अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पर दो दे देता है, ठीक है। तो देखो अणुभार निकालेंगे। अणुभार सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। अब बच्चों Na की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है और प्लस Cl की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, इन दोनों की पता होगी। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और इजीली से इसका हम अणुभार जो है वो काउंट वैल्यू कर लेंगे। अब बच्चों आपको पता है Na का जो होता है सोडियम होता है उसकी 23 होती है, और Cl जो होता है क्लोरीन होती है, इसकी बच्चों होती है 35.5, ये वैल्यूज होती है। यानी कि बच्चों जब NaCl का अणुभार निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 5.5 यानी कि 58.5 इसका अणुभार आ जाएगा, किसका? NaCl का। ये चीज आपको पता है। अब बच्चों ज्यादातर आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद आपको यही पढ़ाया जाता होगा कि जब हम वॉल्यूम है वो आयतन है वो ml में दिया गया, हम इसको लीटर में चेंज करते हैं। मैं आपको लीटर में चेंज करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा सूत्र आपको बताने वाला हूं जहां पर आपको ml में ही वैल्यू रखना है, और आंसर आपको वैल्यू जो आंसर है इसका वो फाइंड आउट कर लेना। देखो सूत्र लगाना है, मोलरता इक्वल टू M इक्वल टू क्या है? W इंटू में 1000 डिवाइड बाई M इंटू में V, और V का मान हम डायरेक्टली यहाँ पर ml में रख देंगे। और इसमें अगर हम मान रख लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन जो भी है सॉल्विंग है वो हम कर लेते हैं, हमारा मान उतना ही आएगा जितना मान हम ml में चेंज लीटर में चेंज करके निकालेंगे। आप चाहे जिस सूत्र से निकालें, और इस सूत्र से अगर आप निकालते हैं तो उतना ही मान आएगा। देखो आंसर उतना ही आएगा, निकालने का तरीका अपना अपना अलग हो सकता है। कोई जैसे विलेय के मोल अलग निकाल के फिर विलेन का आयतन लीटर में निकाल के उसको भाग दे, और मैं आपको ये सूत्र बता दे रहा हूँ, इसमें आपको कोई दूसरा सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं, इजीली से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? W का मान आपको पता ही है कितना दिया गया, 5.85, ठीक है। इंटू में आपको 1000 दिया गया है, लिख देंगे, ठीक है। M का मान कितना आया है? 58.5 इंटू में V जो कि ml में है, 200 ml क्वेश्चन में बात कर रहा है, वही वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ रही? देखो यहाँ पर 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से हम इनको कैंसिल कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ रही? देखो ऊपर 1-2 संख्या के बाद दशमलव है, नीचे 1 संख्या के बाद दशमलव है, इसका मतलब हम नीचे 1 जीरो और बढ़ा देंगे और इन दशमलव को दशमलव से कैंसिल आउट करवा देंगे। अब 1 जीरो बढ़ाया, इससे हम इसको कैंसिल करवा देंगे, इससे हम इसको कैंसिल करवा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? देखो M इक्वल टू 585 डिवाइड बाई 585 मल्टीप्लिकेशन नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन 2 से डिवाइड करेंगे, अब सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखो, ये आपका 1 बार में कट जाएगा। अब M इक्वल टू देखो क्या बच रहा है, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया आंसर इसका। इसका आप मात्रक लिखेंगे मोल प्रति लीटर, 1/2। अगर आप इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं और इसका सरलीकरण करते हैं, सरलीकरण, तो आप क्या लिखेंगे? देखो मोलरता M इक्वल टू क्या जगह लगाएंगे आप, दशमलव ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 2 पंचे 10 यानी कि 0.5 आ गया, यानी कि 0.5 M4 मोल प्रति लीटर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा हो। अगर कैसा भी कोई भी डाउट आपको रहता है
तो प्लीज़ बच्चों तुरंत पूछिए, क्योंकि डाउट अगर आप नहीं पूछेंगे वो डाउट आपके मन में बना रहेगा और वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। अब आप कहेंगे सर हमें इस स्टेप में डाउट आया, हम कैसे पूछेंगे? आप मोबाइल पे चल रहा है, इस पे 3 उंगली से जैसे भी आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट लगता है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर देंगे हमें वो फ़ोटो और बता देंगे सर हमें यहाँ पर डाउट है, हम उसका सलूशन और वहीं पर आपको वॉइस कॉल के जरिए बता देता हूँ कि क्या दिक्कत है। और अगर बच्चों आपको नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। अगर जैसे आज मैं एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसका आपको PDF नोट्स चाहिए, देखो सपोज दैट जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा है इनका आपको PDF नोट्स चाहिए, तो ऐसे तो आप केमिस्ट्री का सर PDF कहेंगे हमने कई बार पढ़ाया हुआ है सर जी, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पढ़ाए हैं, कैसे देंगे? आपको एक कोड अप्लाई कर देना, CO कोड। क्या अप्लाई करेंगे? देखो केमिस्ट्री का कोड आप अप्लाई कर देंगे 06 कोड आप लिखेंगे और आप कह देंगे 06 कोड 06 आप करके कमेंट कर देंगे। और चाहे तो आप नीचे केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री आप ये लिख कर कमेंट कर देना। आपको जो मैं आज जो भी न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूँ सारा PDF आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। जो भी आपका अकाउंट होगा, जो भी आपका अकाउंट, हाँ जो भी अकाउंट नाम होगा, जहाँ से आप जिस अकाउंट से आप DM करेंगे उसी पे आपको इसके फोटो या PDF जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा कोई बच्चों ऑप्शन है नहीं जहाँ पर हम आपको PDF जो है वो प्रोवाइड करवा पाएँ। इंस्टाग्राम का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो नाम है SV स्टडी क्लासेस, SP स्टडी क्लासेस है, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली फॉलो आउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इजीली से PDF मिल जाएगा। आई होप बच्चों जो पहला न्यूमेरिकल हमने पढ़ा है और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, और मैं आशा भी करता हूं कि आपको कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? आप देखो बच्चों अगला न्यूमेरिकल 1 से 2 न्यूमेरिकल हम इसी टॉपिक पर करेंगे ताकि आपको जो टॉपिक है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। देखो दूसरा नंबर न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अतिलक उत्तरी में पूछा जाता है काफ़ी बार और आप लोगों ने लगभग हर एक टीचर को पढ़ाता हुआ सुना होगा। ये न्यूमेरिकल सेम वैल्यू का साथ, सेम मानों के साथ कई बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या कि 8 ग्राम NaOH, 8 ग्राम NaOH है, 450 ml विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता की गणना करना है। अब यहाँ पर देखो आपका ये क्या है, NaOH क्या है, विलय है, इतने ml विलियन में घुला गया है। ठीक है, अब विलय। अब अगर हम बात करें इसमें इसके मान की, यानी कि जो अणुभार लेना पड़ेगा किसका लेना पड़ेगा, NaOH का लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे विलयन का नाम तो दिया गया ना, तो जायज़ से लेते, लेकिन कभी कभी वो कह देता है जल में घुला गया है, चीनी में घोला गया, सॉरी जल में घोला गया या कोई भी एथिल अल्कोहल में घोला गया, तो ऐसा अगर कहीं पर ऑप्शन देता फिर आपको डाउट होता है ना। यहाँ पर तो कोई कह नहीं रहा, तो इसी का अणुभार लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम नोट करते हैं जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, यानी कि बच्चों दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया, देखो यहाँ पर आपको पता है आपको वेट दिया गया, W का मान दिया गया 8 ग्राम। ठीक है, फिर कह रहा है कि वॉल्यूम दिया गया है 450 ml, समझ में आ गया। कह रहा है कि मोलरता का मान निकालो, मोलरता आपको बतानी है। अब बच्चों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका आपको निकालना है NaOH का अणुभार। जब बच्चों आप इसका अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार कितना आएगा, देखो Na का तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है और हाइड्रोजन का आपका 1 होता है। इनको आप ऐड करो 6 + 3 9 और +1 10 2 3 और 4, यानी कि बच्चों इसका अणुभार जो आएगा वो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, अब सूत्र तो आपको पता ही है, मोलरता में हम कहीं पर जो ml में वैल्यू दी गई डायरेक्ट क्या सूत्र होता है, M = W इंटू में 1000 अपॉन में M इंटू में V, और वो भी वैल्यू किसमें, ml में। इसी सूत्र में हम मान रखेंगे और इजली से सॉल्व कर लेंगे। ये भी जो है आसान सा न्यूमेरिकल है, बट आपको प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखो M = क्या हो जाएगा, W का मान 8 ग्राम है यानी कि 8 हो जाएगा, इंटू में आपका 1000 रहेगा, डिवाइड बाई आपका क्या है, आपका M अणुभार कितना आया है 14 आया है, इंटू में क्या है 45 ml है, यानी कि 450 ml है। ठीक है, देखो 1 0 A वाला 1 0 A वाला, यानी कि 2 0 है, इनके 2 0 से हम ये 2 0 कैंसिल करवा देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई। देखो 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 5 9
45। देखो क्या बचा, ऊपर 8 बचा, इनटू में आपका 2 बचा, नीचे क्या बचा 4 बचा, इनटू में आपका 9 बचा। समझ में आ गया? देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। देखो अब क्या आ गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9। इसको आप भाग करें और आंसर वैल्यू फाइंड आउट कर लें। देखो लगाया दशमलव, ऊपर एक जीरो बढ़ाया, 9 पना 45 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, 9 चौक 36 हो जाएंगे, 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, यानी कि यही आंसर आता आएगा। यानी कि जो बच्चों आपको एम का मोलरता का मान आएगा वो आएगा 0.444, ये आएगा 0.444। आप इसको डायरेक्ट मोल लिख सकते हैं या मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इजली से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, अगला है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3 है। देखो क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझोगे कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, अब देखो यहाँ पर जो मान दिए गए वो डायरेक्ट लीटर में दिया गया, ध्यान से समझेंगे। 1 लीटर जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। विलयन की मोलरता जो है उसकी हमें गणना करनी है। अब हमें डाउट आ गया, हाय सर आपने न्यूमेरिकल में सूत्र बताया उसमें वैल्यू ml में है, अब हमें तो लीटर में दे दिया। हाय रे दादा, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको लिख देना दिया गया है। क्या लिखना है? दिया गया है। क्या दिया गया है बताओ भाई? यहाँ पर W का मान दिया गया है 15 ग्राम, आयतन दिया गया है 1 लीटर, कह रहा है कि मोलरता बताइए जरा हमका कितनी हुई है, यही तो पूछ रहा हो। ठीक है, देखो चाहे तो अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप इसको डायरेक्ट लीटर का सूत्र होता है, अगर मोलरता निकालनी है विले के मोल निकाल लेंगे अपॉन विलेन का आयतन लीटर में लिखकर हम उसको भाग करके उससे सॉल्व कर लेंगे। या फिर इस लीटर को अब हम ऐसी तकनीक बना रहे हैं कि हम हमेशा जब वैल्यू में ml में दी होती तो हमें लीटर में चेंज करने का डाउट रहता है, क्योंकि वहाँ पर भाग करना रहता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर आपको जब लीटर में दी गई ml में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, 1 डिवाइड इनटू में आपको जो भी मान दिया गया उससे 1000 से गुणा करेंगे। अब 1000 की 1 में गुणा करेंगे तो 1000 ही आने वाला है, 1000 ml आने वाला है। कोई टेंशन नहीं, हो गया काम खत्म। निकाल लो इसी से जो सूत्र आपको बताया है, m इक्वल टू W इनटू में 1000 डिवाइड बाई m इनटू में v ml में, यही रख लो और काम हो जाएगा आपका। देखो क्या करना है, m का मान w का मान रखेंगे इनटू आपका 1000 रहेगा, इनटू में m का मान रहेगा, इनटू में वॉल्यूम आयतन, अभी हम लोगों को सॉल्व किया 1000 आ गया, 1000 से 1000 कैंसिल, m का मान इनटू में m, इतना बच गया। अब इसमें मान रख लो, देखो क्या आएगा, m का w का मान कितना है 15 ग्राम डिवाइड बाई m, अणुभार है क्या पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि बच्चों KCl। अब देखो पोटेशियम यानी कि जो K होता है इसका अणुभार शायद होता है 39, हाँ इतना ही होता है। Cl का भी बताया 35.5 होता है। इनको आप ऐड करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, अब जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5.9 प्लस 5 कितने होते हैं 14, 3 प्लस 6 इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 17, यानी कि 74 अणुभार 74.5 आएगा। ठीक है, देखो इसमें भाग करेंगे 74.5 से, दशमलव है इसको ऊपर हटा देंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, 15 हो गया, 150/745 ये मान आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, भाग करना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 5 से काटो, 5 3 जा 15 यानी कि, और इसको काटो, 5 1 5 बचे 2, इधर 24 पे 5 चक्कू 20, इधर 4 5 नेम 45, यानी कि बच्चों 30 बटे आपका 149 हो गया। ये चीज़ समझ में आ रही, नहीं आ रही तो बता देना प्लीज़ बच्चों। और देखो इधर 2 5 बन जा 5, 5 1 5 ये हो गया, 5 3 15 30 हो गया,
और 5 एकन 5 बचे 2 भय 24, 5 चक्कू 20 भय बचे 4, 5 नियम 45, 149। ठीक है, अब देखो 149 इधर आ गया, अब ये 30 है ऊपर, और तो इसको अगर अभी और डिवाइड करें तो बच्चों इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। तो देखो जब आप इसको इससे भाग करेंगे तो आपके पास एक मान आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.20 इतना तो आएगा ही। इससे आगे जो भी आता है उसको आप फाइंड आउट कर लेना, मोल प्रति लीटर आ जाएगा। ये वैल्यू आप निकाल के एक बार इसको भाग करके देख लेना आप लोग, ये आप लोगों का काम है। ठीक है, करके देख लेना, और यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इजली से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए बच्चों, अगला आपका न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल कभी 2 नंबर में नहीं पूछा गया, बट 1 नंबर में इतनी बार पूछा गया है। मैं कहता हूँ क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर उठा के देख लेना, और न्यूमेरिकल आपको पता चल जाएगा कितनी बार पूछा गया है। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई होप हर एक बच्चा इसे कर लेगा। इसे तो हर एक बच्चा कर लेना ही चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो। देखो इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया, देखो इसमें सिर्फ भार दिया गया। कितना दिया गया, 180 ग्राम, 180 ग्राम भार दिया गया। जल के कितने मोल हैं बच्चों, जल का आप अणुभार यानी कि जो m का मान निकालेंगे, अणुभार जो आता है जल का वो आता है H2O होता है, सूत्र होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। यानी कि जब आप इसका अणुभार निकालेंगे तो आ जाएगा 18। अब बच्चों मोल निकालने के लिए जो मोल सूत्र होता है, मोल को हम इस लोग स्मॉल m से लिख लेते हैं। मोल इक्वल टू सूत्र होता है भार बटे अणुभार, जिसका आप मोल निकाल रहे हैं, अणु भार बटे अणुभार, ये सूत्र होता है। ठीक है, जिसके भी आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम H2O के निकाल रहे हैं, मोल को m से लिख लेते। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सोच रहे हैं n लिखें सर, तो आप जो भी लिखना चाहें लिख लें। देखो भार कितना है, 180 ग्राम है, अणुभार कितना आता है, 18 आता है, 18.180, यानी कि जल के कितने मोल आ जाएंगे, 10 मोल आ जाएंगे। इतने ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, तो 10 मोल हैं। और क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, बट काफ़ी ज़्यादा छोटा न्यूमेरिकल है, बट इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए बताना जरूरी है। ठीक है, अगला है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5। यहाँ से चेंज होता है स्टेप भी और करने का तरीका भी। देखो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ध्यान से लिखना है, ध्यान से समझना है, ताकि आप ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ पाएँ। दिया गया है, क्या दिया गया समझो, कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक। अब इसमें देखो 12 ग्राम जल है, इसको 12 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम जल में घोलने पर। अब यहाँ पर विलय क्या है, विलायक क्या है, तो देखो जिसकी मात्रा कम है वो विलय होगा, और जिसकी मात्रा कम है उसको लिखेंगे स्मॉल w से, यानी कि स्मॉल w का मान कितना है, 12 ग्राम, और जिसकी जो विलायक है उसको लिखेंगे कैपिटल W से, कैपिटल W का मान है 100 ग्राम। यानी कि दोनों के आप लोगों ने भार लिख लिए। भार तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इतना सेंटीग्रेड इतना पाया जाता है, तापमान जो है इतना पाया जाता है। अब ये देखो इतना दिया तो गया डायरेक्टली, इतना पाया गया है, पर किसमें से कितना पाया गया समझो, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले हम ग्लूकोज का अणुभार लिख लेते हैं, जो विलय है इसका अणुभार। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 का अणुभार का क्या निकालेंगे, अणुभार कितना आएगा, देखो एक कार्बन का होता है 12 और हैं कितने कार्बन 6 हैं, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है कितने 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है कितने 6, इक्वल टू इनको देखो काउंट करो 12 6 से कितने होते हैं 72, यानी कि बाछिंग 72 प्लस 12 एकन 12 प्लस 16 96 96। देखो क्या हो जाएगा, इनको ऐड करो 6 to 8 और प्लस 10 9 प्लस 1 10 7 प्लस 18, यानी कि इसका जो अणुभार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है 180 आ गया। अब हमें चाहिए डेल्टा टीवी का मान। अब डेल्टा टीवी का जब मान निकालते तो यहाँ पर सूत्र होता है TS माइनस T0। ठीक है, T0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति को क्या होता है। अब यहाँ पर जो TS का मान बहुत दिया गया है, क्या दिया गया, विलयन का क्वथनांक दिया गया, कितना दिया गया 100.34
34 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T0, T0 को हम 100 डिग्री मानते हैं। इससे जब हम इसको घटाएंगे तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी का मान जो है वो बचेगा, डेल्टा टीवी। ये मान आपके पास बचेगा और यही मान हमें जो है वैल्यू में रखना है, समझे। और क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, यानी कि जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है, यानी कि जो केवी का मान है वो हमें निकालना है। सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो, हमें सूत्र होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू में केवी गुणे स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू में आपका होता है कैपिटल डब्लू। ये सूत्र होता है। हमें चाहिए क्या है केवी, केवी का मान जो हम निकालेंगे केवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीवी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए डेल्टा टीवी इंटू में आपका एम इंटू में कैपिटल डब्लू डिवाइड बाई 100 इंटू में आपका स्मॉल डब्लू। ये आपका जो है सूत्र आ जाएगा। और बच्चों पता है आपको, इस सूत्र पर भी न्यूमेरिकल जो है काफ़ी ज़्यादा बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। देखो, अब हमें केवी का मान निकालना, क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी, टीवी का मान है 0.34 इंटू एम का मान है 180 इंटू कैपिटल डब्लू का मान कितना है 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, इंटू में आपका 1000 है, गुणे स्मॉल डब्लू का मान है 12 ग्राम। देखो 2 1 3 जीरो हैं, 1 2 3 जीरो कैंसिल, ऊपर 1 2 संख्या के बाद दशमलव है, नीचे हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। समझ में आ रहा ना, हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो इसको अगर हम 3 से काटें, 3 चक्कू कितने होते हैं 12 होते हैं, और 3 छक्का 18 होते हैं। देखो क्या बचा, केवी इक्वल टू बचा 34 ऊपर बचा, गुणे आपका 6 बचा, डिवाइड में आपका बचा 400, यही तो बच रहा ना, ठीक है। इसको 2 से काटो, 2 3 आए 6 और 200 बचे, और इसको 17 दूनी 34 होते हैं, 17 इधर बचेगा और इधर आपका 100 बचेगा। देखो 17 गुणे 3 बटे आपका 100, 17 दूनी 34, 17 3 51 होते हैं, बटे आपका 100 आ जाएगा, यानी कि के वी इक्वल टू आ जाएगा 51 बटे 100। लगाएंगे दशमलव ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो ए आपका 5 बार चला जाएगा, 500 हो जाते हैं, बचेंगे 10, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो 51, यानी कि केवी का मान आ जाएगा 0.51। कितना आएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड बटे मोलल, ठीक है, ये आ जाएगा। इस तरीके इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल है उन्हें हमें सॉल्व करना है। आई होप इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में आएगा आप उसे इजीली से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला देखो बच्चों 6 नंबर न्यूमेरिकल है, इसे ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है कि 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, मान लो X है, इसका नाम नहीं दिया गया है, कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर, ठीक है, क्वथनांक वृद्धि 55.88 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाई गई है। क्वथनांक में वृद्धि इतनी तक पाई गई है। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। एथिल जो एसीटोन का क्वथनांक है वो इतना है, तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक जो है उसका मान है इतना। अब आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें 2 मान दिख रहे हैं, इतना डिग्री सेंटीग्रेड और इतना डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से हमें तो दोनों दे रहे हैं, हम इधर से काउंट कर लेंगे डेल्टा टीवी का मान, बट वहाँ पर जो है हमें दूसरा मान दिया गया है। आप देखो बच्चों, सबसे पहले हम नोट करते हैं दिया गया है, हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दी गई। दिया गया, क्या दिया गया, यहाँ पर इतने ग्राम कोई कार्बनिक यौगिक है, उसको 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर, यानी कि जो पहला कार्बनिक यौगिक है जो विलेय है, स्मॉल डब्लू है, उसका मान दिया गया 0.707, ठीक है। दूसरा जो आपका कैपिटल डब्लू का मान है जो कि दिया गया 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चाहिए डेल्टा टीवी का मान। क्या चाहिए, डेल्टा टीवी का मान। एसीटोन का क्वथनांक है कितना, इतना 56.38 माइनस वृद्धि कितनी की हुई, घोलने पर इतनी वृद्धि हो रही है, तो इसको 55.38 और
एक मिनट बच्चों, वृद्धि इतने की हो रही है। और बच्चों यहाँ पर 55 नहीं होगा, 56.88 है, ठीक है। इतने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि इतने की हो रही है। देखो एक्चुअल में कह रहा है कि घोलने पर इतनी वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि जो है इतनी पाई गई है, ठीक है। अब कह रहा है एसीटोन का अणुभार ज्ञात कीजिए, अगर इसका क्वथनांक जो इतना था, इतनी वृद्धि पाई गई है, और इसका एक्चुअल में कितना था, इतना था 56.38। अब आप इसको इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 दशमलव क्या बचेगा, 8 से 8 गया 0, प्लस 8 से 3 के 5, यानी कि 50। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 को जगह 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आ गया, ये मान आ गया है डेल्टा टीवी का। समझो, देखो बच्चों, इसमें कितनी वृद्धि हो रही थी, वृद्धि कितनी हुई थी, इतनी। अब एक्चुअल में कितना था, इतना था। अब जितनी वृद्धि हुई उससे जो एक्चुअल वाला था वो हमने माइनस कर दिया, हमारा निकल आया कितना हमें बाद में बचा हुआ है। समझ गया। अब देखो डेल्टा टीवी का मान हो गया। अब यहां पर कह रहा है देखो आणविक उन्नयन स्थिरांक, यानी कि जो केवी का मान है, केवी वो कितना दे रहा है, 16.7 मान दे दिया गया। फिर कह रहा है यौगिक का अणुभार ज्ञात करो। जो भी यौगिक है उसका अणुभार यानी कि जो m है वो आपको बताना है। तो देखो एक्चुअल में हमारा सूत्र क्या होता है, देखो हमारा सूत्र होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू में आपका केवी रहेगा, इंटू में आपका स्मॉल w रहता है, डिवाइड बाई आपका m रहता है, इंटू में आपका कैपिटल W रहता है। बट यहाँ पर हमें m चाहिए, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, m इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू में आपका केवी रहेगा, इंटू में आपका स्मॉल w रहेगा, डिवाइड बाई आपका डेल्टा टीवी रहेगा, इंटू में आपका कैपिटल W रहेगा। ये सूत्र आपका हो जाएगा। इसमें मान रखो, देखो m का मान यानी कि जो अणुभार है वो कितना आएगा 1000 गुणे केवी का मान है 16.7, स्मॉल w का मान कितना है 0.707 ये है, डिवाइड बाई TF का मान है 0.5 इंटू आपका कैपिटल W का मान है 10 ग्राम। यहाँ तक आपको हर एक चीज़ जो है एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। समझ में आ रहा ना, ठीक है। देखो अब इधर एक संख्या के बाद दशमलव है, इधर भी एक संख्या के बाद दशमलव, हमने दशमलव को कैंसिल आउट करवा दिया। इधर देखो 1 2 3 डिजिट है, तो 3 संख्या के बाद दशमलव है, हम नीचे क्या करेंगे 3 जीरो को बढ़ा लेंगे, 3 जीरो बढ़ा लिए, ये दशमलव हटा दिया। इधर इन 3 जीरो को हम इन 3 जीरो के साथ कैंसिल आउट करवा देंगे, ठीक है। ऊपर देखो क्या बचा, m इक्वल टू क्या बच रहा 167 ऊपर बचा, इंटू में आपका 707 ए बच गया, डिवाइड में आपका क्या बचा 5 बचा, इंटू में आपका 10 बचा। ये मान जो है आपके बच गए। इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों मानों की आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करें हम बच्चों, आप एक क्या काम करेंगे, देखो समझो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इन दोनों 167.707 इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू 500 जो है इसको आप 50 रहेगा 5.50, इससे आप इसको भाग कर देंगे। इससे आप क्या करेंगे, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और 50 से इसको भाग कर देंगे। बच्चों अभी हम भाग करेंगे, आपको 1 बाई 1 करके सारी चीज़ें समझाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और टाइम भी लगेगा। आप लोग इसका एक बार भाग करके देख लेना, आपका जो भी आंसर आता है वो आपको कमेंट कर देना है, जो भी आंसर आता है वो आपको कमेंट कर देना, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी ग्राम में आ जाएगी। जो भी आंसर आता है वो कमेंट में, और उसके आगे जो मात्रक रहेगा वो इतने ग्राम जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर देंगे, ताकि मुझे ये लग जाए कि आप लोगों ने हाँ एक क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर। ठीक है बच्चों, समझ गए इस चीज़ को। अब बच्चों हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखो बच्चों अगला आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 है, ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको डाउट हो सकता है, तो इसीलिए मैं पहले बता देता हूं, आपको हर एक चीज़ ध्यान से समझेंगे तभी आपको ये न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। देखो H2SO4 का एक नमूना है, नमूने का नाम नहीं दिया गया।
94% भार बटे बिलियन जो वॉल्यूम है। इसका घनत्व तो है इतना है, इतने ग्राम मिली है। इस बिलियन की मोलरता के ज्ञात कीजिए। आपको इसकी मोलरता निकालनी। मोलरता को भी हम एम से लिखते हैं और मोलरता को भी हम लोग एम से ही लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो नोट करते हैं। अब इसमें दिया गया नोट करने से पहले हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि फिर आपको हो सकता है दिया गया हम लिखवा दें पहले, फिर आप कहेंगे कहाँ से क्या आया, तो डाउट हो सकता है। तो इसमें हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखो H2SO4 का एक नमूना इतने प्रतिशत है, यानी कि 100% में कोई चीज़ ली जाती है। आपको पता है 100% में इतना प्रतिशत है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 100 मिली, 100 मिली में ले रहे हैं, 100 मिलीलीटर में ले रहे हैं। 100 मिली में H2SO4 कौन है, H2SO4 का भार निकाल लेते हैं। 100 मिली में H2SO4 का जो भार है वो कितना है बच्चों आपका 94% है। इसका 94% का मतलब अब हो जाएगा 94 ग्राम। यानी कि अगर 100 मिली कोई H2SO4 जो है 100 मिलीलीटर में H2SO4 का जो भार है वो कितना है 94 ग्राम है, क्योंकि इतना ही प्रतिशत तो है। ये चीज़ समझ में आ गई, यानी कि 94 ग्राम हो गया भार। अब बच्चों जो 100 मिली नमूना है, 100 मिली को हम ml लिख लें। 100 ml नमूने नमूने का भार। अब हमें इस नमूने का जो भार है वो निकाल लेते हैं। नमूने का जब हम भार निकालेंगे तब क्या होता है, कोई भी नमूने का भार जब हम निकालते हैं तो उसका आयतन कितना है इनटू में उसकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, एक सूत्र होता है। अब बच्चों देखो आयतन हमने कितना ले रहे हैं 100 मिली ले रहे हैं, इनटू में घनत्व हमें दिया गया है 1.84। देखो एक घनत्व दिया गया 1.84, इसको हम रखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इतना तो है, एक से दो संख्या के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से दशमलव कैंसिल हो गया, यानी कि 184 ग्राम। यानी कि जो 100 ग्राम नमूना है इसका भार जो आएगा वो इतना ग्राम आएगा। नमूने का भार आया है, याद रख लेना। ये किसका भार है, नमूने का भार है। एक चीज़ आपको याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया 100 ml नमूने का भार है। भार निकालने के लिए आयतन गुणे घनत्व किया, हमने इसका भार निकाल लिया। अब बच्चों नमूने में विलायक की मात्रा निकालनी है। जो आपके पास नमूना है, नमूने में विलायक की मात्रा, जो आपका नमूना है इसमें आपको विलायक की मात्रा निकालनी है। देखो बच्चों अगर आपको विलायक की मात्रा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, नमूने का जो टोटल भार है वो कितना आया है 184 ग्राम है, माइनस एक चीज़ याद रख लेना, टोटल भार इतना है। H2SO4 का भार कितना, 100 मिली में H2SO4 का भार कितना था, इतना, यानी कि बिले का भार इतना था और टोटल भार इतना था। तो अगर बिलियन का भार इतना है और उससे हम बिले का भार को घटा देंगे, यानी कि जो भी दिया गया उसका हम घटा देंगे, तो बचा हुआ जो है वो हमारा विलायक बच जाएगा। तो देखो अगर 184 है तो उससे 184 उससे अगर हम 94 को घटा देंगे कितना बचेगा बताओ, 84, और जब हम इसको घटा देंगे कितना बचेगा 90 ग्राम, 19 ग्राम। बट हमें जब मोलरता निकालते तो भार, जो विलायक का भार लेना पड़ता है किलोग्राम में लेना पड़ता है। जब हम इसमें 90 इसमें 1000 से भाग करेंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल, दो संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, किलोग्राम में करना है तो देखो क्या आ जाएगा 0.09 kg किलोग्राम आ जाएगा, जो कि आपका आ गया विलायक का भार। यानी कि विलायक का भार आ गया और विलेय का भार आ गया, और हमें विलेय का भार की कोई आवश्यकता यहाँ पर पड़ती नहीं है, विलायक का भार जरूरत पड़ता है। और जो भी विलेय दिया गया, जो भी अणु दिया गया है, यानी कि जो इसमें बात की गई H2SO4, इसके बारे में हमें बात करनी। तो देखो मोललता ये सूत्र होता है, ठीक है समझो। मोललता इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपको दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपको H2SO4 दिया गया तो H2SO4 लिख देते हैं। H2SO4 के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक जो भी रहेगा, विलायक का
भार केजी में, विलायक का भार किस में रखना है, किलोग्राम में, ठीक है। अब देखो इसको मोललता इज इक्वल टू H2SO4 के ग्राम अणुओं की संख्या, देखो H2SO4 है, इसका अणुभार आपको पता है, ग्राम अणुओं की संख्या यानी कि ग्राम अणुओं की संख्या यानी कि मोललता, मोललता जो मोल और मोल कैसे निकाले जाते हैं, भार अपॉन में अणुभार। तो इसका भार कितना आता है, भार कितना दिया गया, 94 ग्राम दिया गया है, ठीक है, बटे अणुभार इसका निकालना है आपको, क्योंकि इसके अणुभार की हमें आवश्यकता पड़ रही है। अणुभार देखो क्या है, H2SO4 अणुभार में निकालना बता देता हूँ, H2SO4 यानी कि H2 हाइड्रोजन के चाहिए, सल्फर के चाहिए और ऑक्सीजन के चाहिए। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बचा सल्फर, सल्फर का आपका 32 होता है, सल्फर का होता है 32। अब इसको देखो H2 है तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, SO है तो S का तो 32 ही रहेगा, SO जो है 4 है तो O 4 में इसमें 16 चौकू 16 दूनी 32 16 16 चौकू 64 64 आ जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे 6 + 2 6 + 2 एंड देखो 16 चौकू 64 और 32 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया तो 2 4 2 6 2 8 हो गया और 6 3 9 यानी कि 98 आ गया, डिवाइड बाई 98 हो गया, बटे विलायक का भार किलोग्राम में कितना आया है, 0.09। ये आपका आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। देखो आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में आपको हो सकता है डाउट हो रहा, तो देखो ऊपर वाला 94 है, डिवाइड बाई आपका 98 है। अब इसका समझो, जिसका कोई नहीं उसका हर एक होता है, इसके बटे में 1 मान लो। अब आप इसकी तिरछा मल्टीप्लाई करो, इसकी देखो, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है और जो ऊपर होता है वो नीचे आता है, 0.09। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 94 हो गया, ये कितना आ जाए 9980 और 240 तो 8.82, ठीक है 8.82 आ जाएगा, इसका आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई सॉरी इसका डिवीजन कर लेना। देखो इधर दशमलव, बच्चों बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, देखो ये बच्चों 8 2 संख्या के बाद दशमलव है, इधर हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे यानी कि आपका 9400 बटे 882, ये आ गया आपका 882 आ गया। इसको हम लोग इससे कर देंगे भाग, जब आप इसको भाग करोगे तो 10.65 आ जाएगा और इसका आंसर मोललता जो आ जाएगी, मोललता का मान कितना आ जाएगा 10.65। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें मोललता जो इस प्रकार से कभी कभी फंसा कर दे देता है उसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ आप याद रख लेना, अगर बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो छोड़ के नहीं आना है, सॉल्व करके आना है। आई होप आपको न्यूमेरिकल जो है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में ना आया हो, बट अगर आप 1 से 2 बार समझेंगे तो आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। मैं एक बार समझा देता हूँ, एक बार समझ लो ध्यान से। देखो अब यहाँ पर कह रहा है H2SO4 का एक नमूना इतने ग्राम है, इतने प्रतिशत है। अब प्रतिशत आप हमेशा 100% में लिया जाता है, तो 100 मिली H2SO4 का भार जो है 94 ग्राम था। फिर 100 जो ml नमूना का जो भार आएगा वो कितना आएगा, नमूने का टोटल भार निकालने के लिए हमें जो उसका आयतन है, जो भी आयतन दिया, आयतन मानते हैं, इंटू में आपको पता होना चाहिए उसका घनत्व कितना है। अब घनत्व तो हमें यहाँ पर दिया गया था, आयतन से घनत्व होगा, जो मल्टीप्लाई किया तो 194 ग्राम आ गया। अब विलायक की मात्रा निकालनी है, नमक जो आपका नमूना है उसमें विलायक कितना आ गया, तो नमूने का कुल भार तो इतना था और एक दूसरा वाला प्रोडक्ट जो मिला था वो इतना था, बचा हुआ जो भार आएगा वो विलायक का आएगा, तो इतना आ गया 90 ग्राम आया था। 90 ग्राम को हम लोगों ने किलोग्राम में चेंज कर लिया। जब हम सभी ने किलोग्राम में चेंज कर लिया, फिर एक सूत्र लगाया H2SO4 जो मोललता का सूत्र होता है, H2SO4 के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। फिर हमने सूत्र लगाया, इसको सारी वैल्यू को रखा और फिर वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 10.65 और हमारा जो इजली से यही आंसर जो है हमारा राइट हो गया और यही आंसर हमें लिखना भी था। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखो बच्चों अगला आपका न्यूमेरिकल नंबर 8 है। क्या कह रहा है, देखो ये भी समझेंगे, ये भी न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल अब जो है थ्योरेटिकल है। देखो कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल का सूत्र दिया गया C3H8O3 के बिलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लिसरॉल जो है इसका अणुभार निकाल लेते हैं क्योंकि अणुभार की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और अणुभार ही निकालना बाद में दिक्कत होता है। सूत्र क्या दिया गया, देखो C3 दिया गया है, H8 दिया गया, O3 दिया गया। ये सूत्र हमें दिया गया। देखो आपको पता है कार्बन का होता है 12 और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो
3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू में। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, होते हैं कितने 8 हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू में। एक ऑक्सीजन का 16 होता है कितने 3, वो हो जाएगी मल्टीप्लाई। देखो 12 तियाँ कितने होते हैं 36 होते हैं, प्लस 8 एकन 8 होते हैं, 16 तियाँ 48 होते हैं। इनको ऐड करो, 8 8 दूनी 16 और 6 कितने होते हैं 16 और 6 22, 22 के 2, 8 4 3 7 और 2 9, यानी कि इसका जो अणुभार आएगा वो आया 29। याद रख लेना इसका अणुभार कितना आया है ग्लिसरॉल का, वो आ गया है 92। और इसका मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि आपको बोर्ड जो बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चों देखो, अब हमसे कह रहा है यहाँ पर इसके मोल अंश की हमें गणना करनी है। अब हमें सूत्र क्या होता है, देखो अगर हमें ग्लिसरॉल के मोल अंश निकालना तो क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल का मोल अंश या इसी मोल अंश को ही बच्चों हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोल प्रभाज लिख कर आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्या होता है, जो आपका ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, जो भी ग्लिसरॉल है उसके मोलों की संख्या बटे होता है ग्लिसरॉल प्लस जल के मोलों की संख्या। ग्लिसरॉल प्लस जल के मोलों संख्या, या फिर आप कह सकते हैं कुल मोलों की संख्या। चलो हम दोनों लिख देते हैं, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या लिखना है, प्लस ऐड करना है किसकी, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करो इसको। देखो मैं बच्चों इधर स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूं, जल के मोलों की संख्या ये आपका सूत्र होता है। अब आपको मोल कैसे निकालने हैं, देखो ग्लिसरॉल के मोल कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। देखो अब हमें ग्लिसरॉल के मोल चाहिए। अब ग्लिसरॉल यानी कि सूत्र होता है C3H8O3 के मोल के मोल। देखो कैसे निकालेंगे, मोल को स्मॉल n से लिख लेते हैं इनके मोल को, ठीक है, स्मॉल n। ग्लिसरॉल का जो भार है वो कितना दिया गया, भार दिया गया 30%। 30% का मतलब होता है 30 ग्राम, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। डिवाइड में इसका अणुभार कितना आया है 92 आया है। इसको जब आप भाग करेंगे तो एक मान आ जाएगा, तो 30 है तो 30 तियाँ 90 होते हैं, तो 0.3 तियाँ 90 और इधर 2 हैं तो 2। इसका जो भार आएगा, इसके मोल आएंगे वो आएंगे 0.32। ये आगे ग्लिसरॉल के मोल। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, मोल यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो अब आपको निकालना है H2O के मोल, H2O के मोल। इनको लिख लेते हैं हम लोग कैपिटल एन से लिख लेते हैं। अब आपको लिखना है जल का भार। जल का भार कितना होता है, अब देखो बच्चों यहाँ पर 30% दिया गया। देखो अगर कोई चीज़ 30% दी गई थी तो अगर हम जल के भार की बात करें, कोई 100% होता है, उसमें से अगर आप 30% कोई चीज़ निकाल देते हैं, बटे जल का अणुभार जो कितना आता है वो आता है 18। अब इसमें 70 से 100 से 30 को घटा देंगे तो 70 बचेगा, 18 बचेगा, क्योंकि अगर 100% था उसमें 30% निकाल लिया, बचा 70%। अगर आपके पास मान लीजिए किसी ग्लास में 100 ml पानी था, अगर उसमें से आपने 30 ml जो है ग्लिसरॉल था, वो आपने उस ग्लिसरॉल को उसमें 30 ml निकाल लिया, टोटल जो था वो 100 ml का सॉल्यूशन था, उसमें से आपने मान लिया कि सॉल्यूशन वो था ग्लिसरॉल प्लस जल का, उसमें 30% ग्लिसरॉल थी, आपने अगर वो निकाल ली तो क्या बचा, जल बचा। अब जल कितना चाहिए, 100 ml जो 100% था उसमें 30% को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो जल बचेगा। अब इसको जब हम भाग करेंगे, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चौक 72 ज़्यादा हो जाते हैं, 18 तियाँ 54 फिर 8, ठीक है। देखो अब जल के मोल इतना आ गए, अतः ग्लूकोज का मोल अंश निकालना है, मोल अंश, ठीक है। देखो अब हमें निकालना है ग्लिसरॉल का मोल अंश, या हम लिखें बिलियन में। बिलियन में ग्लिसरॉल का मोल अंश कितना होगा, देखो ध्यान से, जिसका है उसका कैपिटल एन से लिखा था,
कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यानी कि जल के मोल लिखना है। अब इसमें देखो वैल्यू को रखो, स्मॉल एन का मान कितना है 0.32 है, डिवाइड बाई कितना है देखो 0.32 रहेगा, प्लस जल के मोल कितने 3.88 ये रहेगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखो इनको आप ऐड करो 0.32, ठीक है। अब देखो 32 में इतने को ऐड करेंगे, 8 2 कितने हो जाते हैं 10 होते हैं, और 8 2 10 और 8 3 11 है, एक 12 हो जाएंगे, 12 के 2 हो जाएंगे, 8 2 10 8 3 11 एक 12 हो जाएंगे, ठीक है। 12 के 2 3 1 4, यानी कि इतना आ गया 4.80। इनको जब हमने ऐड किया, अब दशमलव इधर भी 2 संख्या के बाद है, इधर भी 2 संख्या के बाद है, इसको हमने हटा दिया। ये आपके पास बच गया 32/420, बहुत गलत नंबर है। इसको 2 से भाग किया, कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 होते हैं। इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 2 1 2 210। अब इसको एक बार और कर, 2 8 16 8 हो गया, 2 1 2 2 5 10, यानी कि 105, यानी कि मोल अंश का जो मान आ रहा है 8/105 आ गया, 8/105 आ गया। इसी को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर इसको आप भाग करेंगे। जब आप इसका भाग करेंगे तो 0.76 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ग्लिसरॉल ये आप लिख दें C3H8O3 के O3 का मोल अंश कितना आएगा इक्वल टू 0.76 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर मोल अंश या मोल प्रभाज वाले जो सूत्र आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उनको हमें ऐसे सॉल्व करना रहता है। आई होप आपको जो न्यूमेरिकल है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया मोल अंश या फिर मोल प्रभाज जो है वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती है। अब बच्चों लगभग जो भी टॉपिक थे वो सारे कवर अप हो चुके हैं। अब हम इन सभी टॉपिक का एक बार और रिवीजन कर ले, 1 से 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो वो वहाँ पर हमारा हर अच्छे तरीके से वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले न्यूमेरिकल की। देखो बच्चों अगला आपका न्यूमेरिकल नंबर 9 है, इसे ध्यान से समझो। 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 12 डिग्री की कमी हुई है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक, सॉरी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, नया टाइप है। देखो टाइप वही है, मोलर अवनमन उन्नयन स्थिरांक आपने पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से करना है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं। बस देखो सॉरी, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी, यहाँ पर उतना एक्स्ट्रा नहीं होता। इन क्वेश्चंस का लेवल उससे थोड़ा डाउन होता है, वो क्वेश्चन करना थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा ईजी होता है। देखो अगर बच्चों इस क्वेश्चन में बात करें, दिया गया है क्या दिया गया, उस चीज़ पर हम फोकस करेंगे। देखो कह रहा है कि 7.5 ग्राम पदार्थ को इतने ग्राम जल में घोलने पर, देखो यानी कि बच्चों जो यहाँ पर स्मॉल w का मान है 7.5 है ग्राम है, कैपिटल W का मान जो है वो 75 ग्राम है। ये चीज़ समझ में आ रही। जल में घोलने पर हिमांक में 12 डिग्री की कमी आई है, यानी कि हिमांक में कितनी डिग्री की कमी आई है, तो हिमांक में जो अवनमन हुआ है, हिमांक में अवनमन या हिमांक में अवनमन जिसको डेल्टा TF से लिखते हैं। हिमांक में अवनमन कितना हुआ है 12 डिग्री 1.2 डिग्री होता है, शायद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, 1.2 डिग्री होता है बच्चों। 12 डिग्री कैसे हो जाएगा, 1.2 डिग्री राइट आंसर होगा, तो 1.2 कर लीजिए आप, ठीक है। इतने की वृद्धि हुई है। अब कह रहा है कि जल के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी कि जल के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक, यानी कि जो बच्चों आपका KF है, KF इसका मान जो है वो दिया गया, कितना दिया गया 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दिया गया। कह रहा है कि पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो, यानी कि जो भी पदार्थ है उसमें अणुभार यानी कि M का मान आपको निकालना है। सूत्र क्या हो जाएगा अणुभार का, M इक्वल टू क्या हो जाएगा, अणुभार निकालने के लिए M इक्वल टू हो जाएगा 1000 गुणे आपका KF रहेगा, इंटू में आपका स्मॉल w, अपॉन में आपका TF डेल्टा TF रहेगा, इंटू में आपका कैपिटल W रहेगा। देखो अणुभार M का क्या हो जाएगा 1000 इंटू KF का मान है 1.86, स्मॉल w का मान है 1.7 डिवाइड बाई डेल्टा TF का मान कितना आया है 1.2 इंटू कैपिटल W का मान है 75 ग्राम। 1.2 इधर है, 1.2 इधर है, दशमलव से दशमलव कैंसिल,
ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 75 से 75 को कैंसिल करवा दिया गया, ये चीज़ समझना। इधर 2 संख्या के बाद दशमलव हमने नीचे 2 जीरो बढ़ा ले, 1 2, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल करवा दिया। देखो क्या बचा, इधर आपका 10 बचा गुणे 186 बचा, डिवाइड में क्या बचा 12 बचा। समझ में आ रहा ना, सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे। देखो 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 तियाँ 6, दुनेम 18, 2 तियाँ 6, यानी कि 5 गुणे 93 डिवाइड बाई आपका 3 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 तियाँ 15 के 5 हासिल लगो 1, 5 नेम 45 और 1 46, 46 डिवाइड बाई 3, 3 एकन 3 बचे, 3 एकन 3 बचा इधर 16, 5 तियाँ 15 और बचा 1, 5 तियाँ 15, 155। यानी कि जो अणुभार आएगा वो कितना आएगा 155 ग्राम प्रति मोल। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका जो मोल अणुभार निकालना था, इसमें जो अणुभार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें अणुभार ही हमसे पूछा गया था, तो अणुभार कितना आया है 155 आया है, 155 ग्राम प्रति मोल आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका अणुभार जो है वो इजली से निकाल लिया। और आई होप आपको अणुभार निकालने में इस प्रकार के न्यूमेरिकल अगर बोर्ड के पेपर में आते हैं जिसमें अवनमन के बारे में चर्चा की जाती है, वो आप इजली से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला बच्चों आपका न्यूमेरिकल नंबर 10 है। देखो ध्यान से कि 0 डिग्री ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलेन बनाया गया, इसका परासरण दाब ज्ञात करो। सॉरी बच्चों, ये परासरण दाब का भी न्यूमेरिकल नहीं भी करवाया है, तो परासरण दाब का भी एक टाइप का न्यूमेरिकल है, ये भी बोर्ड के पेपर में आता है। यहाँ पर बच्चों आर का मान दिया गया 0.0821, ये आपको मान दे दिया गया है। और ये आप जब बोर्ड का पेपर देंगे वहाँ पर भी आपको दिया जाएगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होगा परासरण दाब का एक सूत्र होता है PV = nRT। ये बच्चों EN है, EM मत समझ लेना। PV = nRT। ज़्यादातर बच्चों ने ये न्यूमेरिकल जो है काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, और ये सूत्र जो है काफ़ी ज़्यादा बुकों में हमेशा यही सूत्र दिया जाता है। यहाँ पर परासरण दाब को P से लिखते हैं, कभी कभी पाई जो होता है आपका इस तरीके से पाई होता है, उससे भी प्रदर्शित करते हैं, तो PV = nRT होता है। ये चीज़ आपको पता है। बट बच्चों यहाँ पर जो n है ये क्या है, व्हाट इज n? n क्या है? अब हमें n का मान चाहिए। n यानी कि मोल का सूत्र होता है भार बटे अणुभार। भार कितना दिया गया, इतना दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया 0.45 बटे अणुभार। अब अणुभार किसका ले, विलेय का। विलेय कौन है, ग्लूकोज है। कौन है, ग्लूकोज है, क्योंकि मान ग्लूकोज का कम है। अब ग्लूकोज का जब आप अणुभार निकालते हैं C6H12O6, पीछे मैं बता चुका हूँ, आई होप आपको याद होगा, 180 आता है। 180 आता है, हटाएंगे दशमलव नीचे 2 जीरो और बढ़ाएंगे। जब इनको हम डिवाइड करके सही से सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0025, इसका आंसर आएगा इतना मोल। ठीक है, तो n का मान कितना आएगा 0.0025। यहाँ पर वॉल्यूम दी गई, आयतन कितना दिया गया 250, सॉरी क्या दिया गया 250 ml। ठीक है, ml, ठीक है, इतना दिया गया। अब 250 ml जो आपको वैल्यू दी गई है, इसको हमें लीटर में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर लीटर में ऐसा कोई सूत्र नहीं है। तो 250 बटे आपका 100 करेंगे, 1000 सॉरी, 0 से 0 25 चक्कू 100, 1/4 यानी कि 0.25, 0.25 लीटर, यानी कि वॉल्यूम कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमारा सूत्र देखो, अब यहाँ तक हमारा V का मान हमें मिल गया, हमें N का मान मिल गया, R का मान दिया गया, P का मान चाहिए, T का मान चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, बट यहाँ पर टेम्परेचर में केल्विन में चाहिए रहता है। कोई भी जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, यहाँ पर 0 दिया गया, इसमें केल्विन में चेंज करने के लिए हमें इसमें 273 जो है उसको ऐड करते हैं। जब आप इसमें 273 जीरो में ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 273 ही आ जाएगा। तो K का मान आ जाएगा T का मान आ जाएगा 273 केल्विन। अब हमारे पास सूत्र क्या है, PV = nRT, ये सूत्र है। अब इसका हम मान रखते हैं, देखो P का मान हमें निकालना है इनटू V का मान कितना है 0.25
इक्वल टू n का मान कितना है 0.0025 है, ये आपका n का मान है, इनटू में r का मान कितना है 0.0821 है, इनटू में आपका t का मान कितना है 273 है। अब ये जो p है में चाहिए तो v कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 0.0025 इंटू में 0.0821 इंटू में 273 डिवाइड में आपका 0.5 आ जाएगा। समझ में? इधर देखो, इधर 2 संख्या के बाद दशमलव है, इधर 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव है, यानी कि नीचे हम 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, इंटू का निशान लगा देंगे, 1 2 3 4 4 संख्या के बाद जीरो, तो इसके आगे भी हम 4 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कि सारी संख्याएं जो हैं वो हमारी निकल गई। देखो क्या आ गया, ऊपर बचा 25 गुणे 821 बचा गुणे 273 बचा है, डिवाइड में क्या बचा 25। अब इसके 2 जीरो हम इसके आगे लगा लेते हैं, इसको 1 2 3 3 जीरो पहले से थे, 4 जीरो और 2 जीरो और 6 जीरो हो गए। 25 को 25 से कैंसिल करवा दिया, क्या देखो क्या बचा 821 बचा, इंटू में 273 बचा है, गुणे में आपको 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इन जीरो को हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद इससे हम इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक आपके पास आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर आएगा वो लगभग आएगा, देखो बच्चों 0.22 ATM, प्रासरण दाब 0.22 या 0.22 ATM आ जाएगा। आप इसको बच्चों भाग करके अच्छे से आंसर इसका कंक्लूड कर लेना, इतना ही आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो बच्चों आई होप आज के इस वीडियो में जो 10 न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो विलियन था उसके, और आपके 10 न्यूमेरिकल इसमें हर एक टाइप का न्यूमेरिकल था, इससे बाहर आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा। इसी टाइप का कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो एक अलग बात हो जाती है, बट अगर आप इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपको एक एक नंबर पूरा अच्छे से मिल जाएगा और आपको कोई भी एक भी नंबर नहीं काट पाएगा अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करके आते हैं। 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मैंने आपको हर एक स्टेप में कहाँ से क्या हुआ है, कैसे किया गया, कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया गया, कहाँ पर डिवीजन किया गया, सारी चीज़ें बताई हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर बच्चों इन सभी क्वेश्चंस का आपको चाहिए पीडीएफ तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करके आप हमें डीएम कर देना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए CH06 का, CH06 जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कोड बताया था, आपको पीडीएफ या फोटो फॉर्मेट में इसको आपको इंस्टाग्राम पे आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।